मौसेरा भाई, यही है। पीला बाल वाला दरवाजे से घुसते ही ईशान की नाक पर उंगली दिखाकर बोला। उसके पीछे पीछे एक नौजवान अंदर आया। उसने उंगली पर अंगूठी घुमाते हुए धीरे धीरे ईशान के पास पहुंचा। तूने मेरे मौसेरे भाई को मारा? उसने ईशान को ऊपर से नीचे घूरा। क्यों मारा, ये तो इसे पूछ। ईशान ने ठंडी हंसी दी। मुझे उससे मतलब नहीं। तूने मेरे भाई को हाथ लगाया, आज तुझे अपंग कर दूंगा। नौजवान ने नाक सिकोड़ी। ईशान को अंदाजा हो गया कि यह भी वही बेशर्म किस्म का है। हाथ हिलाकर बोला, सीजर नोलन को बुलाओ। नौजवान चौंका, फिर गुस्से से बोला, हमारे नोलन साहब बहुत बिजी हैं। तुझे लगता है तू बुलाएगा तो दौड़े चले आएंगे? न बुलाओ तो मैं बुलाता हूं। ईशान ने फोन निकाला और सीजर नोलन को कॉल लगा दी। दूसरी तरफ सीजर नोलन ने तुरंत फोन उठाया। उत्साह से बोले, मिस्टर शर्मा, इतनी रात को फोन कैसे? ईशान ने कहा, नोलन साहब, आपके पास मिडनाइट केटीवी है ना? सीजर नोलन चौंके, जल्दी बोले, हाँ, मैं अभी मिडनाइट केटीवी में ही हूं। आइए ना, मैं सब इंतजाम करवाता हूं। जरूरत नहीं, मैं अभी यहीं हूं। आपका मैनेजर मुझे अपंग करने की धमकी दे रहा है। ईशान ने ठंडी हंसी दी। दूसरी तरफ सीजर नोलन का चेहरा बदल गया। घबराकर बोले, मिस्टर शर्मा, आप कहां हैं? मैं अभी आता हूं। रूम 888, ईशान ने कहा। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं, सीजर नोलन ने घबराते हुए कहा। फोन रखकर ईशान ने पीला बाल वाले के मौसेरे भाई की तरफ देखा। सीजर नोलन अभी आते होंगे, ईशान ने बेपरवाही से कहा। ही, मैं समझ गया, तू जरूर नशे में है। नोलन साहब को तू क्या बुलाएगा? नौजवान ने ठट्ठा मारकर कहा। ईशान ने उससे और बात नहीं की, चुप हो गया। पीला बाल वाला मौसेरा नाक सिकोड़कर बोला, चलो इसके हाथ पैर ढीले करो। बेहतर टांगें तोड़ दो। पीला बाल वाला झर उगलता हुआ बोला, कोई बात नहीं। मौसेरा शांत लहजे में बोला। 7-8 मजबूत गुंडे ईशान की तरफ बढ़े। चेहरे पर खूंखार भाव। साफ था, आसान नहीं होंगे। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। सीजर नोलन हांफते हुए अंदर घुसे। सीजर नोलन को देखते ही मौसेरा भाई चौंका। जल्दी से आगे बढ़कर सलाम ठोंका। नोलन साहब, आप यहां? सीजर नोलन ने उसे नजरअंदाज करके तेज कदमों से ईशान के पास पहुंचे। मिस्टर शर्मा, आप ठीक तो हैं? सीजर नोलन ने घबराते हुए कहा। ईशान हंसा, मैं ठीक हूं। नोलन साहब, आपका केटीवी मैनेजर बड़ा दबंग है। सीजर नोलन का चेहरा बदल गया। ईशान ने अभी अभी उनकी जान बचाई थी और अब यह हादसा। वो घबरा गए। मिस्टर शर्मा, फिक्र न करें, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सीजर नोलन ने कड़वी हंसी दी। फिर वो मैनेजर की तरफ मुड़े। तब तक मैनेजर की जान निकल चुकी थी। डरते हुए बोला, नोलन साहब, मुझे नहीं पता था ये आपसे जानते हैं। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए। सीजर नोलन ने ठंडे लहजे में कहा। छोड़ दूं? लगता है तुझे घमंड हो गया है। मिस्टर शर्मा को भी छूने की हिम्मत? मैनेजर तुरंत ईशान के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाने लगा। मिस्टर शर्मा, मैं गलत था, इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, इसे बाहर ले जाओ। सीजर नोलन ने बेसब्री से हाथ हिलाया। जी नोलन साहब। 7-8 गुंडों ने पलटकर मैनेजर को घसीटना शुरू कर दिया। दूर खड़ा पीला बाल वाला डर से कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान का इतना बड़ा बैकग्राउंड होगा। भाई, मैं गलत था, पीला बाल वाला हकलाया। पर ईशान ने उसे भाव भी नहीं दिया। जाहिर था, पीला बाल वाला ईशान की नजर में कुछ भी नहीं था। पीला बाल वाला शर्म से मर गया, पर कुछ बोल नहीं पाया। सीजर नोलन ईशान के पास आए। मिस्टर शर्मा, अगले रूम में चलिए, थोड़ी बात करते हैं। ईशान ने सोफे पर अर्धमृत वैशाली को देखा और सिर हिलाया। छोड़िए, कुछ काम है, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। सीजर नोलन ने कुछ नहीं कहा, सिर हिलाकर मान गए। फिर ईशान ने वैशाली को गोद में उठाया और कैटीवी से बाहर निकल गया। इसे घर कहाँ है पता है? गाड़ी में बैठकर ईशान ने सलोनी बर्टन से पूछा। सलोनी ने हैरानी से कहा, तू इसका जीजा है, घर भी नहीं पता? कभी गया नहीं, ईशान ने बेभाव होकर कहा। सलोनी ने जीभ काटी और बोली, फिर मैं पहुंचा दूंगी। ईशान ने सहमति दी और एडवर्ड ग्रीन को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। लाल वंश हवेली। पापा, ऐसे नहीं छोड़ सकते। जल ड्रैगन गुफा ईशान शर्मा को नहीं दे सकते। आदित्य लालवंश ने दांत पीसकर कहा। ब्लेज लालवंश ने उसे घूरा और ठंडी हंसी दी। बिल्कुल नहीं,
मैंने अभी अभी राजधानी में पता करवाया, तिवारी खानदान हाथ नहीं डालेगा। ये सुनते ही आदित्य की आंखें चमक उठीं। सच में? बिल्कुल। ब्लेज लाल वंश की आंखों में ठंडी चमक थी। जब तिवारी खानदान बीच में नहीं आएगा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्लेज लाल वंश का चेहरा गुस्से से भरा था। लाल वंश खानदान इतने दिन चुप इसलिए था क्योंकि राजधानी में पता करवा रहे थे। पक्का होने के बाद अब ब्लेज लाल वंश को कोई फिक्र नहीं थी। लाल वंश साहब, एलिस मेलविन आपसे मिलना चाहते हैं। तभी एक आदमी ने आकर कहा। एलिस मेलविन? ब्लेज ने भौहें चढ़ाईं। ये सीजर नोलन का आदमी नहीं है? ही, वो पहले का बात है। तभी एलिस मेलविन दरवाजे से अंदर आए। हल्की मुस्कान के साथ बोले, लाल वंश साहब, बहुत दिन हो गए। ब्लेज ने एलिस मेलविन को घूरा। एक पल को घबरा गए। लाल वंश खानदान के सारे मेहमानों में सिर्फ आइडन ऑर्तेगा ही एलिस मेलविन को हैंडल कर सकता था। ब्लेज की घबराहट भांपकर एलिस मेलविन हंसे। लाल वंश साहब, घबराइए नहीं, मैं आपकी शरण में आया हूं। शरण में? ब्लेज और हैरान हो गए। तुम सीजर नोलन के आदमी नहीं हो? जहां तक पता है, सीजर नोलन तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था। ब्लेज ने शक के साथ पूछा। एलिस मेलविन ने नाक सिकोड़ी। अच्छा पक्षी अच्छा पेड़ चुनता है, और सीजर नोलन का कोई भविष्य नहीं। उसकी नजरें छोटी हैं, असली काबिलियत नहीं पहचानता, इसलिए मैंने उसकी मदद करना छोड़ दिया। एलिस मेलविन की बेशर्मी देखकर सब हैरान रह गए। साफ था कि नोलन खानदान ने निकाला था, पर यह उल्टा खुद छोड़कर आया लग रहा था। तुझ पर भरोसा क्यों करूं? कौन जाने सीजर नोलन ने भेजा हो? ब्लेज ने आंखें सिकोड़कर कहा। एलिस मेलविन जोर से हंसे। मैं एलिस मेलविन क्या चीज हूं? हाथ हिलाऊं तो हजारों मेहमान दौड़े चले आए, और सीजर नोलन को मैंने त्याग दिया है। रुककर हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां तक पता है, आपका ईशान शर्मा नाम के लड़के से बैर है ना? ब्लेज ने सिर हिलाया। ये बात साउथ सिटी से छज्जल तक फैल चुकी थी। एलिस मेलविन को पता होना अजीब नहीं था। एलिस मेलविन हंसे। सच कहूं तो मुझे भी वो पसंद नहीं। मैं न्याय की खातिर लाल वंश खानदान का मुंह वापस दिलवाने आया हूं। एलिस मेलविन की बात सुनकर ब्लेज लाल वंश के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों उभर आईं। साउथ सिटी में एलिस मेलविन का नाम काफी था, पर किसी को नहीं पता था कि ईशान शर्मा ने इन्हें बुरी तरह रौंदा था। मेलविन साहब, सच कह रहे हैं? ईशान शर्मा से निपटना आसान नहीं। ब्लेज ने कुछ बोला, उससे पहले आदित्य लाल वंश ने जल्दी से पूछा। एलिस मेलविन ने हल्की नाक सिकोड़ी। मेरी नजर में ईशान शर्मा तो औसत दर्जे का है, जिक्र करने लायक भी नहीं। हाँ, मेलविन साहब सालों से नामी हैं। ईशान शर्मा को निपटाना इनके लिए बच्चों का खेल है, ब्लेज ने मुस्कुराते हुए कहा। एलिस मेलविन ने हल्की मुस्कान के साथ बोले, लाल वंश साहब, मुझे भरोसा करें तो 2 दिन का वक्त दें। ईशान शर्मा का सिर आपके सामने रख दूंगा। सच? ब्लेज लाल वंश उत्साह से बोले। एलिस मेलविन ने सिर हिलाया। जो कहा वो करूंगा, पर काम हो जाए तो लाल वंश खानदान के 10% शेयर मुझे चाहिए। ठीक है? कोई बात नहीं, ब्लेज ने तुरंत मान लिया। अच्छा, 2 दिन बाद मिलते हैं। एलिस मेलविन उठे और घमंड से हवेली से बाहर निकल गए। एलिस मेलविन के जाने के बाद आदित्य लाल वंश ठठा मारकर हंसा। मेलविन साहब का साथ मिल गया तो ईशान शर्मा की मौत पक्की। बिल्कुल, इन सालों में आइडन ऑर्टेगा को छोड़कर मेलविन साहब कभी नहीं हारे। ईशान शर्मा को निपटाना इनके लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। ब्लेज लाल वंश ने लगातार ठंडी हंसी दी। एडवर्ड ग्रीन काफी देर गाड़ी चलाकर आखिरकार वैशाली मिश्रा को उसके घर छोड़ा। वैशाली का घर साउथ सिटी के हाई क्लास इलाके में था। विला तो नहीं, पर हर घर का एरिया काफी बड़ा, सबसे छोटा भी 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा। यह वैशाली का घर है, सलोनी बर्टन ने बाहर इशारा करके कहा। ईशान ने सिर हिलाया, गाड़ी रोकी, वैशाली को गोद में उठाया और सोसाइटी में घुस गया। वैशाली के घर के दरवाजे पर पहुंचकर ईशान ने घंटी बजाई। कुछ देर में वैशाली के पापा कैस्पियन मिश्रा ने दरवाजा खोला। ईशान को देखते ही उनका चेहरा बदल गया। बेटी को ईशान की गोद में देखकर और भी लाल हो गया। ईशान शर्मा, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत की, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। कैस्पियन मिश्रा दांत निकालकर ईशान पर झपटे, पर ईशान तक पहुंचे उससे पहले एडवर्ड ग्रीन ने एक लात जड़कर जमीन पर पटक दिया। पागल हो गए हो? एडवर्ड ने ठंडे लहजे में पूछा।
कैस्पियन मिश्रा उठे, ईशान की तरफ उंगली दिखाकर गालियां देने लगे। निकम्मे कचरे, मेरी बेटी को हाथ लगाया, हैवान! ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। वैशाली ने ज्यादा पी ली थी, मैं बस घर छोड़ने लाया हूं। मेरी बेटी को नशा पिलाया? अभी नाबालिग है, इतना पिला दिया? तेरी क्या मंशा है? कैस्पियन मिश्रा अभी भी जिद पर अड़े थे। सलोनी बर्टन ने जल्दी सफाई दी। अंकल, ईशान की गलती नहीं। अगर ये न होते तो आज वैशाली खतरे में पड़ जाती। आपको शुक्रिया कहना चाहिए। बकवास, सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कैस्पियन मिश्रा ने नाक सिकोड़ी। ईशान ने मन ही मन आह भरी। जैसा सोचा था, कैस्पियन मिश्रा बिल्कुल अपनी बहन ब्रेंडा जॉनसन जैसे थे। बोलने करने का एक ही ढंग। मानो या न मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान ने वैशाली को जमीन पर रखा और पलटा। पीछे से कैस्पियन मिश्रा गालियां देते रहे। रुक, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकम्मे। ईशान चुपचाप वहां से चल दिया। नीचे आकर सलोनी बर्टन ने कहा, वैशाली के पापा कितने जिद्दी हैं, बात ही नहीं सुनते। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ईशान ने नाक सिकोड़कर कहा। सलोनी ने जीभ काटी, कुछ नहीं बोली। फिर ईशान ने सलोनी को स्कूल छोड़ा और होटल लौट आया। अगला दिन उठकर ईशान बालकनी में गया। बालकनी में बैठा तो अनायास ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस की याद आई। ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में 1 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। तैयारी शुरू करनी होगी, ईशान ने मन में सोचा। हैंसन बूढ़े के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट प्राइज जीता तो 100 साल पुरानी औषधि मिलेगी। ये मौका ईशान छोड़ नहीं सकता था। बालकनी में पद्मासन लगाकर बैठ गया और धीरे से बुदबुदाया। पुरानी किताबों में लिखा है कि फाउंडेशन स्टेज में स्पिरिचुअल फायर पैदा हो सकती है, जो दवा बनाने में बहुत काम आती है। ये सोचकर ईशान ने आंखें हल्की बंद की, कहीं को हथेली में केंद्रित किया और यादों के तरीके से स्पिरिचुअल फायर महसूस करने लगा। जल्दी ही हथेली में गर्माहट महसूस हुई। गर्माहट बढ़ती गई, जलन होने लगी। फ्यो! अचानक हथेली से नीली लौ बिना वजह जल उठी। ईशान ने जल्दी आंखें खोलीं। हथेली पर हल्की नीली लौ जल रही थी, धूप में कमजोर लग रही थी। स्पिरिचुअल फायर पैदा करना इतना आसान? ईशान ने बुदबुदाकर शिकायत की। अगर कोई और सुनता तो खून उलट देता। कितने टॉप रिफाइनर जिंदगी भर कोशिश करके भी नाकाम रहे थे। फिर ईशान ने उंगली हिलाई, एक लौ की लपट हवा में उड़ी, जमीन पर गिरी और आधे घंटे तक जलती रही। लौ बुझी तो जमीन पर काला गड्ढा बन गया। स्पिरिचुअल फायर नाम की हकदार है, दवा बनाने में इस्तेमाल हुई तो असर दोगुना हो जाएगा, ईशान ने मन में सोचा। पर आंच काबू करना मुश्किल काम था। जरा गलती हुई तो जड़ी बूटियां राख बन जाएंगी। ईशान बालकनी से उठा ही था कि दरवाजे पर खटखट हुई। दरवाजा खोला तो सामने एलिस मेलविन खड़े थे। तू यहां क्या कर रहा है? ईशान को एलिस मेलविन से कोई लगाव नहीं था। चेहरे पर घृणा साफ दिखी। एलिस मेलविन ने जल्दी से झुककर कहा, मिस्टर शर्मा, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। माफी? ईशान थोड़ा हैरान हुआ। हां, पहले आपकी ताकत नहीं पता थी। जो बेअदबी हुई उम्मीद है बुरा ना माने। एलिस मेलविन बहुत अदब से बोले। एडवर्ड ग्रीन ने ठट्ठा मारकर कहा, मेलविन साहब, नोलन खानदान ने निकाल दिया ना, अब दर दर भटक रहे हो। एलिस मेलविन ने एडवर्ड को देखकर मुस्कुराकर कहा, दोस्त, गलतफहमी है। मेरे जैसे को कोई भी बड़ा खानदान हाथों हाथ लेगा। ये सच भी था। एलिस मेलविन घमंडी जरूर थे, पर इनर स्ट्रेंथ मास्टरी के चरम पर थे। भूखे नहीं मरते। मिस्टर शर्मा, माफी के तौर पर एक तोहफा लाया हूं, एलिस मेलविन ने आगे कहा। फिर जेब से हरी चमकती गोली निकाली। गोली पारदर्शी थी, हल्की जड़ी बूटी की खुशबू आ रही थी। ये मैंने सालों संभाल कर रखी थी। उम्मीद है मिस्टर शर्मा माफ कर देंगे, एलिस मेलविन ने अदब से कहा। कहते हैं हंसते मुंह पर हाथ नहीं उठता। एलिस मेलविन इतने विनम्र थे तो ईशान ठंडा नहीं रह सका। जरूरत नहीं, अंदर आ जाओ, ईशान ने कहा। यह देख एलिस मेलविन के चेहरे पर चालाकट मुस्कान चमकी। शुक्रिया मिस्टर शर्मा, झुककर अंदर घुस गए। एलिस मेलविन का रवैया बेहद विनम्र था, पहले वाला घमंड गायब। वो ईशान के सामने बैठे और दोनों हाथों से गोली आगे बढ़ाई। उम्मीद है पुरानी बातें मुस्कुराकर भुला दी जाए, और मिस्टर शर्मा, मुझे भी कुछ राह दिखाएं, एलिस मेलविन ने अदब से कहा। ईशान ने गोली देखी और सिर हिलाया। मेलविन साहब,
इतनी तमीज की जरूरत नहीं, गोली वापस ले लीजिए। राह दिखाना नहीं, बस विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सुनते ही एलिस मेलविन घबरा गए। पटाख से खड़े होकर बोले, मिस्टर शर्मा, ये गोली जरूर कबूल कीजिए, वरना मेरा दिल नहीं मानेगा। ईशान ने गोली गौर से देखी और फिर सिर हिलाया। तो फिर मान जाता हूं। गोली सच में लुभावनी थी। 100 साल पुरानी जड़ी के मुकाबले नहीं, पर ताकत बढ़ाने में जरूर काम आएगी। गोली लेने के बाद दोनों गपशप करने लगे। एलिस मेलविन ने अपना पुराना जमाना बताया, कुछ न होने से यहां तक कैसे पहुंचे। ये सुनकर ईशान को अपनी जिंदगी याद आई। काफी मिलती जुलती थी। आह मिस्टर शर्मा, आपका भविष्य अनंत है। मैं तो बूढ़ा हो चला, अब कोई उम्मीद नहीं। एलिस मेलविन ने आह भरी। ईशान ने मुस्कुराकर तसल्ली दी। मेलविन साहब, खुद को इतना छोटा मत समझिए। आपके लेवल तक पहुंचने वाले बहुत कम हैं। एलिस मेलविन ने कड़वी मुस्कान दी। सच है, पर 10 साल से इनर स्ट्रेंथ मास्टर के लेवल पर अटका हूं। अगला कदम नहीं उठ पा रहा। ईशान ने सोचा। फिर एलिस मेलविन के पास जाकर बोले, आप इनर स्ट्रेंथ से बड़े बड़े एक्यू पॉइंट्स तोड़ने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ असर हो। मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन का मूल एक ही है, फर्क सिर्फ इनर स्ट्रेंथ और कई का। इसलिए ईशान का तजुर्बा मार्शल आर्टिस्ट पर भी लागू हो सकता था। ये सुनते ही एलिस मेलविन ने आंखें बंद कीं और ईशान के बताए तरीके से एक्यू पॉइंट्स तोड़ने लगे। कुछ मिनट बाद आंखें खोली तो हैरानी और खुशी से चीखे, सच में काम कर रहा है। मिस्टर शर्मा, आप सच में जीनियस हैं। ऐसा तरीका कभी सुना तक नहीं। शायद आप तक पहुंचा नहीं, ईशान ने मुस्कुराकर कहा। एलिस मेलविन बेहद उत्साहित हो गए। सालों से अटके हुए थे, अब अचानक उम्मीद जगी। मिस्टर शर्मा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर बनने की कोशिश करूंगा। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एलिस मेलविन उठे और अदब से बोले, मेलविन साहब, आप ज्यादा तमीज कर रहे हैं। ईशान ने हल्का सिर हिलाया। एलिस मेलविन को विदा करके एडवर्ड ग्रीन ने कहा, यह एलिस मेलविन तो चालाकर सांप है। आपने मदद की तो जैसे कुत्ते को रोटी डाल दी। ईशान ने सिर्फ मुस्कुराकर टाल दिया। किसी का सामान लिया तो बदला तो देना ही था। फिर ईशान ने एलिस मेलविन की दी हुई गोली निकाली। हथेली पर घुमाकर बोला, इस गोली से शायद काफी फायदा हो। सोचकर ईशान ने गोली मुंह में डाल ली। गोली पेट में गई तो ईशान ने आंखें बंद कर लीं। एडवर्ड ग्रीन पास खड़ा चुप रहा। डर था, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। कुछ मिनट बाद अचानक ईशान का चेहरा बदल गया। पेट पकड़कर जोर से चीखा, दर्द, पेट में बहुत दर्द है, जैसे दवा फट गई हो। माथे पर पसीना। ईशान स्वर की तरह चीखने लगा। एडवर्ड घबरा गया। मिस्टर शर्मा, आप ठीक तो हैं? मैं अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। बात खत्म होते ही कमरे का दरवाजा जोर से ठोकर मारकर खुला। एलिस मेलविन घमंड से भरा हुआ दरवाजे पर खड़ा था। हाँ 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 हाँ, ईशान शर्मा, आखिर तू मेरे हाथ आ ही गया। एलिस मेलविन जोर जोर से हंस पड़ा। तेरे कारण। एडवर्ड गुस्से से मुट्ठियां कसकर उस पर झपटा। पर एलिस मेलविन मास्टर लेवल के थे। एडवर्ड की कोई तुलना नहीं थी। हाथ हिलाया और एडवर्ड हवा में उड़कर दीवार से टकराया। चींटी भी शेर बनने चली, एलिस मेलविन ने बेपरवाही से कहा। एडवर्ड गुस्से से बोला, मिस्टर शर्मा ने तेरी मदद की और तूने एहसान फरामोशी की। इंसान है भी या नहीं? एलिस मेलविन को कोई फर्क नहीं पड़ा। घमंड से बोला, इसे कहते हैं जंग में हर हथकंडा जायज है। ईशान शर्मा, तू अभी बहुत नौजवान है। ईशान पेट पकड़े बोला, तूने क्या खिलाया? एलिस मेलविन जोर से हंसा। ये मैंने सालों पहले दक्षिण पश्चिम के एक बड़े आदमी से खरीदी जहरीली गोली है। इसे खाने वाला कमजोर पड़ जाता है, इनर स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। ईशान शर्मा, अब तू आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं। ईशान दांत पीसकर बोला, एलिस मेलविन, तू सच में नीच है। एलिस मेलविन ने ठट्ठा मारकर कहा, तेरी किस्मत जूनियर होकर मुझसे आगे निकलने की हिम्मत की। खुद को दोष दे। ईशान पेट दबाकर आंखें सिकोड़कर बोला, बस इसीलिए मुझे मारना चाहता है? मारने की वजहें हजार हैं। तेरी शक्ल पसंद ना आई, ये भी तो वजह है ना। एलिस मेलविन ने नाक सिकोड़ी। ईशान के अंदर गुस्सा भड़क उठा। इन लोगों की नजर में इंसान की जान कुछ भी नहीं। जमीन पर तड़पते ईशान को देखकर एलिस मेलविन बुदबुदाया। उस बेचने वाले ने कहा नहीं था कि पेट दर्द भी होगा? शायद कोई साइड इफेक्ट है।
क्या? पेट दर्द नहीं होना चाहिए था? ईशान की आंखें चौड़ी हो गईं। पर जहरीली गोली में पेट दर्द तो होता ही है ना? ईशान ने बुदबुदाया। यह सुनकर एलिस मेलविन बेसब्र होकर बोला, मुझे क्या पता, शायद मैंने गलत याद किया। वैसे भी आज तू मरने वाला है। ईशान को अचानक समझ आ गया। उसने पेट से हाथ हटाया और मुस्कुराकर बोला, तूने गलत याद नहीं किया, मैंने गलत समझा था। मतलब? एलिस मेलविन हैरान हुआ। कुछ नहीं। ईशान ने कुछ नहीं समझाया, बस जमीन से उठ खड़ा हुआ। कपड़े झाड़कर हंसकर बोला, एलिस मेलविन, तेरे जैसे एहसान फरामोश को देखकर सच में घिन आती है। उस दिन तुझे थप्पड़ों से मार ही डालना चाहिए था। एलिस मेलविन को फर्क नहीं पड़ा, नाक सिकोड़कर बोला, तो क्या हुआ, अब तू बेकार हो चुका है। इतनी बकवास करने से क्या होगा? हाँ, ईशान ने आह भरी, मैं तो अब बेकार हो गया, जल्दी मार दे। एलिस मेलविन ने नाक सिकोड़ी, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, कहकर वो पल में ईशान के सामने पहुंचा। ईशान ने न चकमा दिया न रोका। एलिस का मुक्का सीधा लगा। झन, लोहे से टक्कर जैसी आवाज। एलिस मेलविन को लगा मुक्का लोहे पर पड़ा हो, कलाई में जोर का दर्द। ये कैसे संभव? एलिस मेलविन का चेहरा बदल गया। तुझे डर नहीं लगा? एलिस मेलविन 2 कदम पीछे हटा। ईशान ने हंसकर कहा, लगा तो था, पर पूरा नहीं। एलिस मेलविन का चेहरा कागज सा सफेद पड़ गया। डर ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। नामुमकिन! एलिस मेलविन ने गुस्से से चीखकर फिर मुक्का उठाया। इस बार ईशान ने भी हाथ बढ़ाया और मुक्का दर मुक्का भिड़ंत हुई। कड़ाक! भयानक ताकत एलिस मेलविन की मुट्ठी से होती हुई पूरी बांह में दौड़ गई। एक ही मुक्के में एलिस मेलविन की पूरी बांह चूर चूर हो गई। आ! एलिस मेलविन दर्द से चीख पड़े। ईशान ने ठंडी हंसी दी। लगता है मैं सच में बहुत नरम दिल था, पर तेरा शुक्रिया, अब से ऐसे लोगों पर रहम नहीं करूंगा। एलिस मेलविन घबरा गए। पीछे लड़खड़ाते हुए बोले, ईशान शर्मा, मुझे ब्लेज लालवंश ने भेजा था। मेरा कोई कसूर नहीं, बदला लेना है तो उनसे ले। ब्लेज लालवंश? ईशान की भौहें सिकुड़ी। हाँ, लालवंश खानदान से पुराना हिसाब खत्म करने का वक्त आ गया, ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। एलिस मेलविन ने फटाक से सिर हिलाया। हाँ, लालवंश खानदान से ले, मुझसे नहीं। ईशान ने ठट्ठा मारकर कहा, ठीक है, पर तुझे साथ ले चलता हूं, कहकर एक कदम आगे बढ़ाया और एलिस मेलविन के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। धड़ाम! एलिस मेलविन हवा में उड़े और दीवार से टकराए। उनके अंदरूनी अंग चूर हो गए, मुंह से खून की फव्वारा निकला। एलिस मेलविन जमीन पर गिरे। उठने की कोशिश की ही थी कि ईशान ने पैर उठाकर उनकी छाती पर जोर से रौंद दिया। इस लात से एलिस मेलविन की छाती कई इंच अंदर धंस गई। हड्डियां चटक गईं। पछताने का मौका भी नहीं मिला। एलिस मेलविन की जान निकल गई। ईशान ने लाश को देखा, चेहरे पर न खुशी न गम। फिर एडवर्ड ग्रीन के पास जाकर बोला, ठीक है? एडवर्ड ने सिर हिलाया। हैरान मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर शर्मा, आपको पहले से शक था ना? ईशान ने सिर हिलाया। एलिस मेलविन पर भरोसा तो नहीं था, पर सावधानी जरूर थी। मजाकर नहीं, राय वॉल्टर्स पर भी ईशान पूरा भरोसा नहीं करता था। एलिस मेलविन पर कहां करता? गोली मुंह में डालते ही ईशान ने कहीं से उसे घेर लिया था। कहीं गोली से टकराई तो काली पड़ गई। ईशान को तुरंत पता चल गया था कि जर है। अब टॉयलेट जाकर निकालना पड़ेगा, ईशान ने बुदबुदाया। फिर एलिस मेलविन की लाश उठाई और होटल से बाहर निकलकर सीधे लालवंश हवेली की ओर चल दिया। लालवंश हवेली। लालवंश साहब, आपके साथ काम करने का मौका मिला, ये मेरी जिंदगी का सौभाग्य है। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कैस्पियन मिश्रा गिलास थामे झुक झुक कर बोले। ब्लेज लालवंश ने उन्हें एक नजर देखा, चेहरे पर हल्की तिरस्कार की झलक। अगर ईशान शर्मा की वजह से लालवंश खानदान का बिजनेस नीचे न गया होता तो कैस्पियन मिश्रा को वो नजर भर भी न डालते। सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कैस्पियन मिश्रा को लालवंश साहब के साथ काम करने का मौका मिलेगा। चलिए चीयर्स, कैस्पियन मिश्रा ने गिलास उठाकर उत्साह से कहा। ब्लेज लालवंश ने बस हल्का सिर हिलाया, कुछ नहीं बोले। डिनर टेबल पर सिर्फ कैस्पियन मिश्रा ही बोलते रहे। लालवंश बाप बेटे खामोश। बातें सुनकर आदित्य लालवंश बेसब्र हो गया। बस करो, ये बकबक बंद करो।
कैस्पियन मिश्रा का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। हकलाते हुए बोले, सॉरी युवराज लालवंश, मैं 3 गिलास पीकर सजा लेता हूं। इतना पीना पसंद है तो बोतल पी ले। आदित्य लालवंश ने बोतल जोर से टेबल पर पटकी। कैस्पियन मिश्रा समझ गए कि जानबूझकर तंग किया जा रहा है, पर छत के नीचे सिर झुकाना पड़ता है। दांत पीसकर बोले, ठीक है, बोतल पीता हूं। क्या बेवकूफ है? आदित्य लालवंश ने बुदबुदाया। आवाज धीमी थी, पर कैस्पियन मिश्रा ने साफ सुनी। गुस्सा भड़का, पर बोल नहीं पाए। उसी वक्त लिविंग रूम का दरवाजा जोर से ठोकर मारकर खुला। ईशान शर्मा अंदर घुस आया। ईशान को देखते ही तीनों एक साथ खड़े हो गए। लालवंश बाप बेटे कुछ बोल पाते उससे पहले कैस्पियन मिश्रा ने ईशान की नाक पर उंगली दिखाकर गाली दी। यहां क्या कर रहा है? यहां तेरी हैसियत? जो कहना है घर जाकर कहना। फिर लालवंश बाप बेटे से माफी मांगते हुए बोले, लालवंश साहब, युवराज लालवंश, माफ कीजिए, मैं इसे अभी भगा देता हूं। फिर ईशान को एक तरफ खींचकर गुस्से से बोले, निकल यहां से, मेरी बात बिगाड़ेगा तो जान से मार दूंगा। ईशान ने ठट्ठा मारकर कहा, तुझे लगता है मैं तुझसे मिलने आया हूं? तो और क्या, तेरी छोटी छोटी चालाकियां मुझे पता है। कैस्पियन मिश्रा बेसब्र होकर बोले। जेब से कुछ 100 के नोट निकालकर ईशान पर फेंके, ठंडे लहजे में बोले, निकल। ईशान को थोड़ा अजीब लगा। ये कैस्पियन मिश्रा को खुद पर बहुत घमंड था क्या? कैस्पियन मिश्रा कुछ और बोलने ही वाला था कि आदित्य लालवंश चीखा, ईशान शर्मा, मेरे घर आने की हिम्मत की? आने की हिम्मत क्यों नहीं? ईशान ने ठंडे चेहरे से कहा। कैस्पियन मिश्रा सन्न रह गए। आदित्य की तरफ देखकर बोले, युवराज लालवंश, आप इसे जानते हैं? आदित्य ने कैस्पियन मिश्रा को नजरअंदाज करके दांत पीसकर कहा, ईशान शर्मा, तुझे ज्यादा दिन घमंड नहीं रहेगा। सच बता दूं, हमने तेरी जान लेने के लिए मास्टर भेजा हुआ है। जान लेने? एलिस मेलविन जैसे कचरे से? ईशान ने भौहें चढ़ाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। लालवंश बाप बेटे ने पलटकर देखा तो दरवाजे पर एलिस मेलविन की लाश लटकी हुई थी। देखते ही खून सूख गया। एलिस मेलविन मर चुका था? ईशान सोफे पर जाकर बैठ गया, पानी का गिलास भरा और ठंडे लहजे में बोला, मुझे मारने भेजना है तो कोई ठीक ठाक भेजो, ऐसे कचरे सिर देने आए हैं क्या? लालवंश बाप बेटे घबरा गए। ब्लेज लालवंश तो अनजाने में 2 कदम पीछे हट गए। ईशान शर्मा, तू करना क्या चाहता है? ब्लेज लालवंश ने ठंडे चेहरे से पूछा। ईशान ने उनकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोला, करना क्या चाहता हूं? तुझे लगता है मुझे मारने भेजा था ना? उसका अंजाम सोचा था ना? ब्लेज लालवंश दांत पीसकर शांत रहने की कोशिश करते हुए बोले, ईशान शर्मा, साफ साफ बोल, तू क्या चाहता है? ईशान ने ठट्ठा मारकर कहा, ऐसे करो, तुम बाप बेटे घुटने टेक कर सच्चे दिल से माफी मांग लो, शायद मैं छोड़ दूं। सपने में भी नहीं। ब्लेज लालवंश गुस्से से पागल हो गए। ईशान शर्मा, तू है कौन जो हमें घुटने टेकवाएगा? लालवंश खानदान तुझे। आह! बात पूरी होने से पहले ईशान ने हवा में थप्पड़ जड़ दिया। आदित्य लालवंश का शरीर हवा में उड़ा और दीवार से टकराया। ईशान सोफे से धीरे उठा। शरीर से भयानक कत्ल की हवा निकल रही थी। कमरे का तापमान भी गिर गया। पहले तुम पर बहुत रहम किया था। तुम सच में समझते हो मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूं? ईशान ने आंखें सिकोड़कर कहा, कत्ल की हवा इतनी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। ईशान शर्मा से निकलती कत्ल की हवा महसूस करते ही लालवंश बाप बेटे के चेहरे कागज से भी ज्यादा सफेद पड़ गए। ईशान शर्मा, हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, बैठकर बात कर लें। ब्लेज लालवंश ने पीछे हटते हुए कहा। यह सुनकर ईशान ने ठट्ठा मारकर हंसा। ठीक है, पहले घुटने टेक कर माफी मांग लो, फिर बात करते हैं। ब्लेज लालवंश ने दांत पीसे। ईशान शर्मा, बात करने का यही तरीका है? हमें घुटने टेकवाना ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा? ईशान का चेहरा ठंडा पड़ गया। ब्लेज लालवंश को घूर कर बोला, मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था, तब ज्यादा नहीं लगा था? अब सिर्फ घुटने टेकवाने से जुल्म हो रहा है? ब्लेज लालवंश बोल नहीं पाए। ईशान शर्मा, ब्लेज लालवंश ने गहरी सांस ली। मैं सच में बात करना चाहता हूं। क्या तू जरूर सब कुछ जलाकर राख करना चाहता है? यह सुनकर ईशान जोर से हंस पड़ा। ब्लेज लालवंश, तेरी बातें सुनकर हंसी आ रही है।
अगर एलिस मेलविन मुझे मारने में कामयाब हो जाता तो क्या मैं यहां खड़ा होता? अगर मैं कोई साधारण बेकसूर आदमी होता तो क्या तू बात करने को तैयार होता? ईशान की आवाज गूंज उठी। ब्लेज लालवंश खामोश हो गए। कुछ देर बाद बोले, जल ड्रैगन गुफा तुझे दे दी और कुछ मांग ले। मुझे सिर्फ तुम बाप बेटे का घुटने टेक कर गलती मानना चाहिए। ईशान ने जमीन की तरफ उंगली दिखाई। ब्लेज लालवंश ने आह भरी। धीरे से बोले, मेरी उम्र हो चुकी है, घुटने टेकना ठीक है क्या? पहले बैठकर बात कर लें। ब्लेज लालवंश का चेहरा सच्चाई भरा लग रहा था, पर आंखों में एक पल को चालाकी चमकी। हालांकि पल भर को पर ईशान ने देख लिया। लालवंश साहब, एक चाल दो बार नहीं चलती, ईशान ने ठट्ठा मारकर कहा। ब्लेज लालवंश का चेहरा बदल गया। नाटक करते हुए बोले, मतलब तू वक्त काट रहा है, आइडन ऑर्टेगा का इंतजार कर रहा है ना? ईशान ने ठंडे लहजे में कहा। ब्लेज लालवंश का चेहरा फिर बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान उसकी चाल समझ जाएगा। ठीक है, तुझे मौका देता हूं। मुझे भी देखना है कि आइडन ऑर्टेगा में दम कितना है, ईशान ने बेपरवाही से कहा। बात खत्म होते ही दरवाजे से एक लोहे का टावर जैसा आदमी अंदर आया। 2 मीटर से ज्यादा लंबा, छोटा सा पहाड़ लग रहा था। आइडन ऑर्टेगा, तू आखिर आ ही गया। ब्लेज लालवंश खुशी से चिल्लाए और बिना कुछ बोले आइडन ऑर्टेगा की तरफ दौड़े। आइडन ऑर्टेगा ने अपना भारी शरीर हिलाया, हल्का झुककर बोला, लालवंश साहब, देर हो गई, माफी। देर नहीं हुई, बिल्कुल सही वक्त। ब्लेज लालवंश के चेहरे पर घमंड लौट आया। उसने ईशान को घूर कर ठट्ठा मारकर कहा, तू अभी बहुत नौजवान है, मैं माफी मांगू तुझसे? तू लायक अभी है। ब्लेज लालवंश की बात सुनकर ईशान ने हल्का सिर हिलाया। यह ब्लेज लालवंश सच में पुराना लोमड़ा था। आइडन ऑर्टेगा, ज्यादा बात मत कर, इसे अभी मार डाल। ब्लेज लालवंश ने ईशान की तरफ उंगली दिखाकर हुक्म दिया। आइडन ऑर्टेगा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी भारी मुट्ठियां चटकाईं और ईशान की तरफ बढ़ने लगा। दोनों की नजरें मिलीं, एक छोटा, एक बहुत लंबा, पर ईशान के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं, बिल्कुल शांत। ईशान शर्मा, तुझ में सच में हिम्मत है। सच कहूं तो मुझे तुझसे थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ रही है, अचानक आइडन ऑर्टेगा ने कहा। ईशान की भौहें चढ़ीं। ओह, आइडन ऑर्टेगा ने आह भरी। अकेले एक खानदान से भिड़ना, मैंने भी सोचा था, पर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए तेरी हिम्मत की दाद देता हूं। बकवास बंद कर, इसे अभी कत्ल कर। ब्लेज लालवंश गालियां देने लगे। आइडन ऑर्टेगा ने ब्लेज लालवंश को नजरअंदाज करके ईशान को घूरा और धीरे से बोला, ईशान शर्मा, लालवंश खानदान का एहसान है, मुझे उनका हुक्म मानना पड़ेगा, इसलिए आज तुझे मारना ही होगा। कहकर आइडन ऑर्टेगा ने अपनी शर्ट उतारी। उसका मजबूत बदन सामने आ गया। देखते ही देखते उसकी मांसपेशियां और फूल गईं, जैसे लोहे की चट्टानें चिपकी हों, रोशनी में चमक रही थीं। कितना मजबूत बदन! ईशान की आंखों में हैरानी चमकी। ये कोई आम बॉडी बिल्डर नहीं था। आइडन ऑर्टेगा की मांसपेशियां लोहे का कवच लग रही थीं। मेरा शौक बहुत कम है, बस मार्शल आर्ट्स का दीवाना हूं। मैं सिर्फ इनर स्ट्रेंथ मास्टर हूं, पर हॉरिजॉन्टल रिफाइनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग का भी मास्टर हूं, आइडन ऑर्टेगा ने अपना भारी शरीर हिलाते हुए कहा। हॉरिजॉन्टल रिफाइनिंग मास्टर? ईशान थोड़ा हैरान हुआ। ईशान ने सुना था, हॉरिजॉन्टल रिफाइनिंग करने वाले अपना शरीर पत्थर जैसा बना लेते हैं। कहते हैं टॉप लेवल पर गोली भी नहीं भेद नहीं पाती। ईशान ने उत्साह से कहा, सुना था हॉरिजॉन्टल रिफाइनिंग मास्टर्स का शरीर लोहे जैसा होता है, आज आजमा कर देखते हैं। एलिस मेलविन इसके सामने कुछ भी नहीं था। आइडन ऑर्टेगा बोला, खुद आजमा ले। फिर जोर से चीखा, मांसपेशियां और फूल गईं, साथ ही शरीर पर सोने की परत सी चमकने लगी। इनर स्ट्रेंथ और हॉरिजॉन्टल रिफाइनिंग का मेल। मेरा शरीर अब अटल है, ग्रैंड मास्टर भी मुझे डरा नहीं सकता, आइडन ऑर्टेगा ने ठंडे लहजे में कहा। कमाल! ईशान ने सच में तारीफ की। मानना पड़ेगा, अगर आइडन ऑर्टेगा न होता तो सीजर नोलन लालवंश खानदान का मुकाबला नहीं कर पाता। ईशान ने मन में सोचा। पास खड़ा ब्लेज लालवंश ठट्ठा मारकर बोला, बेशक, आइडन ऑर्टेगा अगर बूढ़ों बच्चों पर रहम न करता तो एलिस मेलविन कब का मर चुका होता। ईशान ने हल्का सिर हिलाया और फिर अचानक बात बदल दी। अफसोस, लालवंश खानदान ने गलत आदमी से पंगा ले लिया।